नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है जिसमें हम उत्तराखंड के विभिन्न वन लाइनर पुस्तकों के नोट्स को कवर कर रहे हैं। ये हमारा इस सीरीज़ का चौथा भाग है। अगर आपने अभी तक इस सीरीज़ के जो हमारे शुरुआती 3 पार्ट्स हैं उनको नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ये सीरीज़ आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम यहाँ पर जो अलग अलग वन लाइनर बुक्स आती हैं, मैंने पहले भी कहा है, जो वन लाइनर बुक्स होती हैं आपकी बहुत सारी किताबों का मिक्सचर होती हैं। तो वो सारे फैक्ट आपको एक जगह पर मिल जाते हैं, नए फैक्ट, पुराने फैक्ट, सब आपका यहां पर रिवाइज हो जाता है। तो आपने अभी तक इसके शुरुआत के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज हमारा ये इस सीरीज का चौथा पार्ट है। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, उत्तरकाशी की भागीरथी घाटी का प्रसिद्ध उत्सव कौन सा है? तो देखिए, आपको सीधा प्रश्न बन जाएगा, उत्तरकाशी में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? सिल्कू उत्सव। ठीक है, यानी कि डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, सिल्कू उत्सव किस जनपद में मनाया जाता है? आप बताएंगे उत्तरकाशी में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, दीपावली के अवसर पर उत्तरकाशी में मनाया जाता है। तो दीपावली के अवसर पर उत्तरकाशी में ठर पूजा उत्सव मनाया जाता है। सीधा प्रश्न बनेगा, उत्तरकाशी में दीपावली के अवसर पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो आपको बताना है ठर पूजा उत्सव। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, धनुष बाण युद्ध के लिए प्रसिद्ध बिस्सू मेला उत्तरकाशी के किन गांवों में लगता है? देखिए, जैसे आपको हाल ही में किसी एग्जाम के अंदर पूछा गया था कि जो रम्माण उत्सव है ये किन गांवों में लगता है, कौन से गांव रम्माण उत्सव के लिए प्रसिद्ध हैं? तो आपने बताया था सलूड़ और डुंगरे गांव जो है वो चमोली के प्रसिद्ध है रम्माण उत्सव के लिए। ठीक है, इसी प्रकार पूछा जा सकता है कि ये जो बिस्सू मेला है धनुष बाण के लिए प्रसिद्ध है और ये मेला आपके उत्तरकाशी के जो टिकोची गांव और किरोली गांव हैं यहां पर ज्यादा प्रसिद्ध है। वैसे सब जगह लगता है, जौनसार क्षेत्र में भी यह मेला प्रसिद्ध है, पूछा जाता है, लेकिन यहां का मेला ज्यादा प्रसिद्ध है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, कौन सा मेला धनुष बाण युद्ध के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है बिस्सू मेला। कहां लगता है? उत्तरकाशी में। इसके अलावा जो आपका जौनसार क्षेत्र है वहां पर भी यह मेला लगता है। ठीक है, उत्तरकाशी में अगर आपको पर्टिकुलर गांव पूछेगा, टिकोची और किरोली गांव। ठीक है, यहां पर हम विभिन्न वन लाइनर्स को कवर करते हैं, साथ में मैं आपको कोशिश करता हूं आसान भाषा में सारे नोट्स को एक्सप्लेन करता हुआ चलूं और उनसे जुड़े हुए अगर कोई कंफ्यूजन है या कोई डाउट है तो उनको भी हम यहां पे क्लियर करते हुए चलते हैं और उनसे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्टों को भी हम देखते हुए चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, लोसर मेला किस जनजाति से संबंधित है? तो देखिए, लोसर कहीं पर इसे लोहसर भी लिखा गया है। ठीक है, तो दोनों एक ही बात है। ये किससे संबंधित है? जाड़ भोटिया से संबंधित है। ठीक है, जाड़ भोटिया जो भोटिया जनजाति है, भोटिया जनजाति की ही एक उपजाति है जाड़ भोटिया और इन्हीं का एक प्रमुख त्योहार है यहां पर लोहसर मेला या लोहसर उत्सव। ठीक है, जाड़ भोटिया के बेसिकली दो आपको मेले या उत्सव याद रखते हैं, एक है लोहसर और एक है सुरगेन। ये पूछा जाता है लोहसर और सुरगेन किसके त्योहार हैं? तो भोटिया जनजाति, लेकिन किस वाली के? जाड़ भोटिया। ठीक है, जाड़ भोटिया मैंने आपको कहा जो भोटिया जनजाति है उन्हीं की एक जनजाति है। ठीक है, उपजाति है। नेक्स्ट है हमारा, बौखनाग मेला कहां लगता है? देखिए, बौखनाग मेला ये आपके रवाई क्षेत्र में लगता है। ठीक है, रवाई क्षेत्र यानी जो उत्तरकाशी वाला इलाका है, कुछ हिस्सा इसका आपका टिहरी की साइड भी पड़ता है, लेकिन आपको रवाई क्षेत्र याद रखना है और अगर जनपद पूछे तो उत्तरकाशी आपको बताना है। नेक्स्ट है हमारा, पशुपालन व्यवसाय से जुड़ा अठौर मेला कहां लगता है? तो देखिए, पशुपालन से जुड़ा हुआ जो अठौड़ मेला है ये आपके उत्तरकाशी के 9 गांव में लगता है। ये आपको याद रखना है, पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, अठौड़ मेला कहां लगता है? उत्तरकाशी में। किससे संबंधित है? पशुपालन व्यवसाय से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा, हारूणी मेला कहां लगता है? देखिए, हारूणी मेला ये भी आपके उत्तरकाशी जनपद में लगता है। ठीक है, नाग देवता से संबंधित हार का दूध मेला कहां लगता है? तो हार दूध का मेला। ठीक है, हार दूध का मेला ये आपके मुखवा ग्राम में लगता है उत्तरकाशी में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, नाग देवता का प्रसिद्ध मेला है हार दूध का मेला। कहां लगता है? मुखवा ग्राम उत्तरकाशी में ये मेला लगता है। ठीक है, आपने मुझे कमेंट करके बताना है मुखवा ग्राम किसका शीतकालीन आवास है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, कंडक मेला कहां लगता है?
ठीक है। कंडक मेला ये भी आपके उत्तरकाशी जनपद में लगता है। समेश्वर मेला कहाँ लगता है? तो देखिए समेश्वर मेला ये आपके उत्तरकाशी में लगता है। ठीक है, तो समेश्वर मेला कहाँ लगता है? उत्तरकाशी में। ये जो समेश्वर है इनको दुर्योधन का अवतार माना जाता है। ठीक है, यानी कि इनको दुर्योधन के रूप में पूजा जाता है। नेक्स्ट है हमारा खरसाली का मेला किस जनपद में लगता है? तो खरसाली भी आप जानते हैं, खरसाली भी उत्तरकाशी में है और यहां पर आपका खरसाली का मेला भी पूछ सकता है। ठीक है, एक तो डायरेक्टली पूछ लेगा खरसाली कौन से जनपद में है, क्योंकि ये भी एक जो है शीतकालीन आवास है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। और कहां पर है? उत्तरकाशी में। तो यह आपने कमेंट करके बताने हैं दोनों, मुखवा ग्राम और खरसाली किनके शीतकालीन आवास है। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा उत्तरकाशी के नेटवाड़ में कौन सा मेला लगता है? देखिए उत्तरकाशी में नेटवाड़ क्षेत्र में आपका गेंदुआ मेला लगता है और यह क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे बनेगा कि आपको पूछा जाएगा गेंदुआ मेला किस जनपद में लगता है? उत्तरकाशी में। पर्टिकुलर जगह पूछेगा तो उत्तरकाशी के नेटवाड़ में यह मेला लगता है। ठीक है, आपको याद रखना है। बेसिकली इसमें होता क्या है, जिस तरीके से गेंदी का मेला होता है, गेंद का मेला होता है, उसी तरीके का होता है। लोगों को यहां पर दो ग्रुप्स में बांट दिया जाता है और फिर उनके बीच में गेंदुआ मेला खेला जाता है। ठीक है, जो दो ग्रुप बनाए जाते हैं, एक ग्रुप को कहा जाता है पानसाई। ठीक है, ये पांडवों का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा ग्रुप उसे साठी कहा जाता है जो कि कौरवों का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि गेंदवे मेले में कौन सा ग्रुप पांडवों का और कौरवों का प्रतिनिधित्व करता है, या फिर जो गेंदुआ मेला है इसमें पांडवों का प्रतिनिधित्व करने वाले ग्रुप का क्या नाम है। ठीक है, तो पानसाई पासे पांडव आपको याद रखना है। ठीक है, और सा से साठी और सा से 100 कौरव आपको याद रखने हैं। चलिए यहां पर एक नोट आपको याद रखना है बाड़ाहाट का मेला के बारे में। ठीक है, बाड़ाहाट का मेला प्रतिवर्ष मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी को लगता है, यह आपको याद रखना है। ठीक है, बाड़ाहाट उत्तरकाशी का प्राचीन नाम भी है, जो हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था। और इस मकर संक्रांति को खिचड़ी संक्रांत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है, बाड़ाहाट का मेला 14 जनवरी और इसे खिचड़ी संक्रांत के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा किस वर्ष उत्तरकाशी के ज्ञानसू में भूस्खलन हुआ था? देखिए उत्तरकाशी के ज्ञानसू में भूस्खलन हुआ था जून 1980 में। इंपॉर्टेंट है, कई बार उत्तराखंड में जो भूकंप या भूस्खलन हुए हैं इनकी डेट या इनका वर्ष पूछा गया है। तो ये कब हुआ था? एग्जैक्ट अगर डेट की बात करें तो 23 जून 1980 को उत्तरकाशी के ज्ञानसू में भूस्खलन हुआ था। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा उत्तरकाशी में 1991 में भी भूकंप आया था। ठीक है, इसके अलावा 2003 में भी यहां पर भूकंप आया था। नेक्स्ट है हमारा जाड़ भोटिया अपने को किसका वंशज मानते हैं? जाड़ भोटिया हमने बात करी कि भोटिया जनजाति की ही एक उपजाति है। ठीक है, जाड़ भोटिया बेसिकली जो भोटिया उत्तरकाशी में रहते हैं ज्यादातर जाड़ भोटिया रहते हैं। तो यह भी आपको पूछा जा सकता है कि जाड़ भोटिया किस जनपद में रहते हैं, या फिर उत्तरकाशी में रहने वाली भोटिया जनजाति को क्या कहते हैं? उनको जाड़ कहते हैं। ठीक है, और ये अपने आप को जनक का वंशज मानते हैं, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, जाड़ लोग उत्तरकाशी के जादुंग गांव में रहते हैं। तो गांव का नाम भी पूछा जा सकता है कि जाड़ भोटिया से संबंधित गांव कौन सा है, किस जनपद में है? जादुंग गांव उत्तरकाशी में है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जाड़ भोटिया की बोलचाल भाषा कौन सी है? तो जाड़ भोटिया की जो बोलचाल भाषा है ये है रोम्बा। पूछा जा सकता है कि रोम्बा किसकी भाषा है? तो ये भोटिया जनजाति की है, जो कि भोटिया जनजाति की ही उपजाति है। जाड़ भोटिया इनकी है। तो ऑप्शन में या तो आपको जाड़ भोटिया देगा या तो सिर्फ आपको भोटिया देगा। ठीक है, लेकिन आपको पर्टिकुलर अगर जाड़ दे दिया जाए तो आपको जाड़ पे ही टिक करना है। ठीक है, क्योंकि एक अलग उपजाति है भोटिया जनजाति की। तो जाड़ भोटिया की बोलचाल भाषा क्या है? रोम्बा। नेक्स्ट है हमारा लोहारी नागपाला परियोजना किस नदी पर है? लोहारी नागपाला परियोजना ये आपके उत्तरकाशी में है और भागीरथी नदी पर यह परियोजना बनी हुई है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, किस नदी पर है? भागीरथी। कौन से जनपद में है? उत्तरकाशी।
नेक्स्ट है हमारा लिमचीगाड़ परियोजना किस नदी पर बनी है। लिमचीगाड़ परियोजना ये भी आपकी भागीरथी नदी पर है और ये भी उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। देखिए फ्रेंड्स, मैं फिर से कहूंगा, इस सीरीज में आपको जो क्वेश्चन आते हैं उनको रिवाइज करते हुए चलें। अगर आपको कोई नया फैक्ट मिलता है तो जहां पर आपके नोट्स है वहां पर लिखते हुए चलें, और जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं उनके आप नोट्स बनाते हुए जरूर चलें, ताकि आपका और एक बड़ा क्वेश्चन बैंक तैयार हो सके और टाइम टाइम पर आप उसका रिवीजन भी कर सके। नेक्स्ट है हमारा करमोली जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है। तो करमोली जल विद्युत परियोजना ये जाड़ गंगा नदी के ऊपर बनी हुई है। ठीक है, जाड़ गंगा जिसे जानवी नदी के नाम से भी जाना जाता है, उत्तरकाशी के भैरव घाटी में ये भागीरथी नदी से मिल जाती है। तो ये भी आपको याद रखना है। लास्ट वीडियो में भी हमने बात करी थी और कई बार ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। तो इसके ऊपर कौन सी परियोजना है? करमोली जल विद्युत परियोजना। नेक्स्ट है हमारा चिन्याली सोंड में हवाई पट्टी किस जनपद में बनी हुई है। तो देखिए, चिन्याली सोंड हवाई पट्टी ये आपके उत्तरकाशी में है। चिन्याली सोंड हवाई अड्डा भी बोलते हैं। कहां पर है? उत्तरकाशी में। अब इसका नाम बदल दिया गया है, इसका नाम है मां गंगा हवाई पट्टी। तो आपको सीधा पूछ लेगा, या तो यही पूछेगा चिन्याली सोंड हवाई अड्डा कहां पर है, ये उत्तरकाशी में है, ऐसे पूछ लेगा इसका नया नाम क्या है, या फिर सीधा पूछेगा मां गंगा हवाई पट्टी कहां है, आप बताएंगे उत्तरकाशी में है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गंगोत्री तक जाता है। तो देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग आपको यहां पर बताना है कौन सा है, या कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग में गंगोत्री स्थित है। सही आंसर है राष्ट्रीय राजमार्ग 34। ठीक है, पहले जो राष्ट्रीय राजमार्ग था वो 108 था, लेकिन अब डाटा चेंज हो चुका है। अब ये किस पर है? जो NH34 है उसके ऊपर स्थित है गंगोत्री धाम। इसी प्रकार जो यमुनोत्री है ये 134 पर है, पहले 94 पे था, अब 134 पर है। तो दोनों आप आसानी से याद कर जाएंगे, क्योंकि दोनों के दोनों यमुनोत्री और गंगोत्री उत्तरकाशी में आते हैं। गंगोत्री 34 पर है, यमुनोत्री 134 पर है। ठीक है, पहले के नंबर अब मुश्किल है कि पूछे जाए, फिर भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, इसके अलावा देखिए, नेशनल पार्क जो आपके नेशनल हाईवेज हैं ये आपके अपडेट हो चुके हैं। इसको लेकर ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो मैं आपको दे चुका हूं, आप उसे उत्तराखंड टॉपिक वाइज सीरीज में जाकर देख सकते हैं। आपको सारे अपडेटेड नेशनल हाईवेज से रिलेटेड फैक्ट और इंपॉर्टेंट लोकेशन वहां पर मिल जाएंगी। नेक्स्ट है हमारा गढ़रेबार समाचार पत्र का प्रकाशन किस जनपद से होता था। तो देखिए, एक समाचार पत्र है गढ़रेबार, ये कहां से आता था? ये उत्तरकाशी से आता था। और किस वर्ष आता था? 1973 में ये शुरू हुआ। ठीक है, कौन सा समाचार पत्र? गढ़रेबार। कब आया? 1973, उत्तरकाशी से। और इसके संपादक कौन थे? तो सुरेंद्र दत्त भट्ट इसके संपादक थे। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है उत्तरकाशी से आने वाले पर्वतवाणी समाचार पत्र के संपादक कौन थे। तो देखिए, पर्वतवाणी हो, गढ़रेबार हो, ये दोनों समाचार पत्र उत्तरकाशी से आते थे। ये 73 में आया, ये 74 में आया। इसके संपादक थे पीतांबर जोशी। तो दोनों आपको याद रखने हैं, पूछे जा सकते हैं। इस सीरीज में हम यही करते हैं, मैं आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझाते हुए चलता हूं, एक एक फैक्ट, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। और नंबर ऑफ क्वेश्चन जैसे आपने कहा 50 ही हम इसमें लेकर चलेंगे, और ऐसे क्वेश्चनों को लेकर चलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है। फालतू के क्वेश्चन पढ़कर कोई फायदा नहीं है, लेकिन हमको उन क्वेश्चन को भी कवर करना है जिनके थोड़े से भी चांसेस हैं, या उनके जैसे क्वेश्चन आयोग पूछता है। ठीक है, तो उनको भी कवर करते हुए चलेंगे, लेकिन आपको इस सीरीज में केवल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे, और अच्छे से हम उनको एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, ताकि आपके जो ये विभिन्न वन लाइनर हैं एक साथ आप जब भी चाहे इनका रिवीजन कर सकें। चलिए, तो दोनों समाचार पत्र आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है हमारा शत्रुघ्न कांड काव्य किसकी रचना है। तो देखिए, एक प्रसिद्ध रचना है शत्रुघ्न कांड। ये रचना है बर्फिया लाल ज्वांठा की। तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रचना है, पूछी जा सकती है। शत्रुघ्न कांड काव्य ये किसकी रचना है? बर्फिया लाल ज्वांठा की। ठीक है, इन्हीं के द्वारा 1982 में उत्तरकाशी से ही एक समाचार पत्र वीर गढ़वाल का संपादन भी किया गया। तो 3 पत्र हमने पढ़ लिए। सबसे पहले गढ़रेबार पढ़ा 1973, सुरेंद्र दत्त भट्ट। ठीक है, दूसरा हमने पढ़ा पर्वतवाणी, किसके द्वारा? पीतांबर जोशी 1974। अब यह है 1982, वीर गढ़वाल, बर्फिया लाल ज्वांठा। ठीक है, और शत्रुघ्न कांड भी इनकी रचना आपको याद रखनी है।
चलिए नेक्स्ट है, उत्तरकाशी से किस समाचार पत्र का प्रकाशन संस्कृत भाषा में होता है? तो संस्कृत भाषा में आने वाला समाचार पत्र इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा कौन से जनपद से आता है और क्या नाम है उस पत्र का। तो पत्र का नाम है उत्तरीय आवाज और ये आपके कहां से आता है? तो ये भी आपके उत्तरकाशी से आता है। नेक्स्ट है हमारा, पर्वतारोही हर्षमणि नौटियाल का संबंध किस जनपद से है? तो देखिए हर्षमणि नौटियाल ये पर्वतारोही हैं और इनका संबंध उत्तरकाशी से है। ठीक है। राज्य में प्रथम राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार किसे मिला था? तो देखिए राज्य से पहले व्यक्ति जिनको राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था उनका नाम है हरीश राणा और इनको 2003 में यह पुरस्कार मिला था। ठीक है। तो जो राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार दिए जाते हैं पूरे देश में, उत्तराखंड से उस अवार्ड को जीतने वाले पहले व्यक्ति कौन है? हरीश राणा, जिनको 2003 में राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार मिला था। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, बछेंद्री पाल का जन्म कब हुआ था? देखिए बछेंद्री पाल को लेकर आयोग ने क्वेश्चन पूछा और बहुत सारा डाउट इसके ऊपर है, क्योंकि जो अभी तक हम पढ़ रहे थे, जो लगभग सभी किताबों में दिया गया था डाटा, उसी को लेकर हम एग्जाम में गए लेकिन आयोग ने उसको नकार दिया। तो अब आपको यहां पर कुछ क्वेश्चन है जिनको थोड़ा सा करेक्शन करना होगा। जैसे बछेंद्री पाल का जन्म आपको याद रखना है 1954 में इनका जन्म होता है, उत्तरकाशी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। उत्तरकाशी के नाकुरी गांव में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट है, बछेंद्री पाल ने एवरेस्ट का सफल आरोहण कब किया था? इसी क्वेश्चन को लेकर सबसे ज्यादा डाउट था, सबसे ज्यादा, क्योंकि मैक्सिमम किताबें जितनी भी हैं हर जगह पर जो इनकी आरोहण की तिथि दी गई है वो दी गई है 24 मई, लेकिन आयोग कहता है इसकी जो आंसर है वो है 23 मई 1984 को ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। ठीक है। जो इनकी ऑफिशियल बायोग्राफी है उस पर भी 23 मई दिया गया है, एनसीईआरटी में भी 23 दिया गया है। तो अब आपको 24 की जगह 23 ही याद करते हुए चलना है। ठीक है। तो नई डेट आपको याद रखनी है, इन्होंने माउंट एवरेस्ट का सफल आरोहण कब किया? 23 मई 1984। और ऐसा करने वाली ये ना सिर्फ उत्तराखंड की बल्कि भारत की पहली महिला थी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, बछेंद्री पाल को पद्म भूषण से किस वर्ष मिला था? तो बछेंद्री पाल को पद्म भूषण मिला था 2019 में। करंट का है, आपको याद रखना है। किस वर्ष बछेंद्री पाल का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया था? देखिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम शामिल किया गया 1990 में। ठीक है। भारत की प्रथम महिला जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी। ठीक है। इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 1990 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है हमारा, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना कब हुई थी? नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, इसकी स्थापना 14 नवंबर 1965 को हुई थी। ये आपको याद रखना है। ठीक है। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, निम के नाम से भी जिसको जाना जाता है, इसकी स्थापना कई बार पूछी गई है, कई बार डायरेक्ट पूछता है कि नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ है और स्थापना कब हुई, डेट सहित याद रखना है और कब होता है इसका वो कौन से जनपद में है, ये उत्तरकाशी में है। ठीक है। चलिए, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे? देखिए जो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान है उत्तरकाशी में, इसके जो पहले प्रधानाचार्य थे इनका नाम है ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, इंडिया गढ़ किस जनपद में था? तो देखिए आप जानते हैं प्राचीन काल में या इतिहास में जो गढ़वाल था 52 गढ़ों में बटा हुआ था, उन्हीं में से एक नाम है इंडिया। ठीक है। तो इंडिया गढ़ कौन से जनपद में पड़ता था? ये पड़ता था उत्तरकाशी में। अब देखिए कहीं पर इसे इंडियागढ़ भी लिखा गया है। ठीक है। बिंदी नहीं है, कहीं पर बिंदी लगाई गई है। तो दोनों आपको लेते हुए चलने हैं, दोनों को एक ही मानते हुए चलना है। कहां पर है लोकेशन? उत्तरकाशी। ठीक है। क्योंकि नाम इंडिया से मिलता जुलता है, हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए। तांबा खानी सुरंग कहां स्थित है? तो देखिए तांबा खानी जो सुरंग है ये आपके उत्तरकाशी में स्थित है। किसका संबंध, किस प्रथा का संबंध मेलों या अन्य उत्सवों से लड़की को भगाकर शादी करने से था? ठीक है। यानी कि किसी मेले से या किसी उत्सव से लड़की को भगाकर शादी करने की प्रथा क्या कहलाती है? इसको कहा जाता है ओडाल प्रथा। पूछा जाएगा, आपको याद रखना है। ठीक है। कि लड़की को भगाकर, मेले से लड़की को भगाकर शादी करने की प्रथा को क्या कहते हैं? तो वो है ओडाल प्रथा। ठीक है।
नेक्स्ट है हमारा लंका नामक स्थान किस जिले में स्थित है। तो देखिए लंका नामक जो ये स्थान है ये भी आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। ठीक है, उत्तरकाशी से गौमुख तक के क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन कब घोषित किया गया। तो देखिए जो उत्तरकाशी शहर है और वहां से गौमुख तक का जो क्षेत्र है जहां से भगीरथी नदी निकलती है, इस क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन ये घोषित किया गया 8 दिसंबर 2012 को। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है एक दूसरे के साथ श्रमदान देने से संबंधित प्रथा कौन सी है। तो देखिए श्रमदान देने की प्रथा को कहा जाता है पड़ियाल प्रथा। जैसे गांवों में होता है, जब गांवों में किसी के यहाँ ज़्यादा काम होता है तो सारे गांव वाले उसकी मदद के लिए पहुंच जाते हैं। ठीक है, और जब उसके यहाँ कोई काम होता है तो फिर दूसरे लोग भी उसके यहाँ पहुंच जाते हैं। ज़्यादातर ऐसा तब होता है जब गाँवों में धान लगते हैं, सारे लोग पहले मिलकर एक एक खेतों में धान लगा देते हैं, फिर सारे मिलकर दूसरे का, इसी प्रकार। ठीक है, तो श्रमदान देने की ये जो प्रथा है इसको कहा जाता है पड़ियाल प्रथा। नेक्स्ट है हमारा गिलगिट ऑफ उत्तराखंड किसे कहा जाता है। तो उत्तराखंड में गिलगिट किस स्थान को कहते हैं। ठीक है, गिलगिट ऑफ उत्तराखंड ये कहा जाता है आराकोट को। आराकोट कहाँ है आप जानते हैं, ये आपके उत्तरकाशी में पड़ता है। तो याद रखना है, उपनाम है गिलगिट ऑफ उत्तराखंड, किसे कहते हैं, आराकोट को। नेक्स्ट है हमारा मणिकर्णिका घाट उत्तरकाशी में पितृ पिंडदान होता है। ठीक है, इसका क्वेश्चन रह गया यहां पर, इसको एज इट इज लिख दिया गया है। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक। तो आपको यहां पर यह याद रखना है मणिकर्णिका घाट किस जनपद में स्थित है। जो इसमें से प्रश्न बनेगा वो ये बनेगा कि मणिकर्णिका घाट किस जनपद में है। तो आपको याद रखना है मणिकर्णिका घाट उत्तरकाशी में स्थित है। ठीक है, और क्यों प्रसिद्ध है, पितृ पिंडदान के लिए ये प्रसिद्ध है। अब इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन बनता है आपको, मणिकर्णिका कुंड कहां पर है। ठीक है, ये तो मणिकर्णिका घाट है। मणिकर्णिका कुंड अगर आपको पूछा जाए तो आप बताएंगे ये कुंड रुद्रप्रयाग में स्थित है। तो दोनों याद रखना है, इसीलिए मैंने आपको कहा कि सीरीज में हम डाउट क्लियर करते हुए चलते हैं। एक जैसे जो दो नाम हैं उनकी लोकेशन को मैं आपको बताते हुए चलता हूं, जैसे हमने पिछले वीडियो में चाइसील बुग्याल और चंद्रशिला बुग्याल को देखा था। ठीक है, इसी प्रकार मणिकर्णिका घाट उत्तरकाशी, मणिकर्णिका कुंड रुद्रप्रयाग। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा उत्तरकाशी जनपद में कितनी विधानसभा सीटें हैं। अब देखिए उत्तरकाशी जनपद जो है हम सीरियल वाइज कवर कर रहे हैं। जैसा आपने कहा कि सीरियल वाइज चलना चाहिए, तो उत्तरकाशी से रिलेटेड आपको प्रश्न देखने को मिले। अब यहां पर प्रश्न है कि उत्तरकाशी में विधानसभा की कितनी सीटें हैं। उत्तरकाशी में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। ठीक है, कौन कौन सी सीटें हैं, तो एक है गंगोत्री, एक है यमुनोत्री और एक है पुरोला विधानसभा सीट। ये आपको याद रखना है, पेपर में क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, किसी एग्जाम में तो विधायक का नाम पूछा गया था। ठीक है, तो हाल ही में उत्तराखंड में चुनाव भी हुए हैं, अभी रिजल्ट भी आया है 10 मार्च को। तो हम यहां पर विधायक को भी देखेंगे, कौन सी सीट पर कौन विधायक है। ठीक है, लेकिन पहला प्रश्न आपको क्या याद रखना है, उत्तरकाशी में विधानसभा की कितनी सीटें हैं, 3 सीटें। दूसरा प्रश्न क्या याद रखना है कि ये जो 3 सीटें हैं इनमें से जो ये पुरोला है ये अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। ठीक है, तो क्वेश्चन बनेगा उत्तरकाशी की इनमें से कौन सी सीट एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड है, पुरोला। ठीक है, कुल मिला के 13 सीटें एससी के लिए यहां पर रिजर्व्ड हैं। तो आपको एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है, 4 सीटें दे देगा और पूछेगा इनमें से कौन सी नहीं है या कौन सी है। तो याद रखना है उत्तरकाशी से पुरोला विधानसभा सीट एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड है। ठीक है, अब बात करते हैं यहां से जो अभी रिजल्ट आया, जीता कौन। गंगोत्री हॉट सीट थी यहां पर, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार थे मुख्यमंत्री पद के, अजय कोठियाल, वो भी यहीं से चुनाव लड़े थे लेकिन वो हारे। तो यहां से जीते कौन, गंगोत्री से अभी वर्तमान में विधायक हैं सुरेश सिंह चौहान। ठीक है, आपको इनका नाम याद रखना है, पूछा जा सकता है। दूसरा है यमुनोत्री, यहां से कौन जीते हैं, यहां से जीते हैं संजय डोभाल। ठीक है, ये आपको याद रखना है। गंगोत्री से कौन जीते थे, सुरेश सिंह चौहान जो कि बीजेपी के हैं। यमुनोत्री से जीते हैं संजय डोभाल, ये निर्दलीय हैं। और पुरोला विधानसभा सीट से जीते हैं दुर्गेश्वर लाल, ये भी बीजेपी के हैं। तो तीनों मैंने आपको बता दिए। जैसे जैसे हम दूसरे जनपदों को कवर करेंगे उनका भी मैं आपको बताते हुए चलूंगा, जिससे आपके जो ये डाटा है आपका क्लियर होता रहेगा। तो आई होप आपके ये तीनों याद हो गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा उत्तरकाशी में तहसीलों की संख्या कितनी है। तो देखिए उत्तरकाशी में तहसीलों की संख्या है 6। कितनी तहसीलें हैं उत्तरकाशी में, 6। कौन कौन सी हैं, डुंडा, भटवाड़ी, मोरी,
पुरोला, चिन्यानी सौण और बड़कोट। ठीक है, एग्जाम के अंदर क्या होता है, अगर आप प्रीवियस ईयर के एग्जाम को उठाकर देखेंगे, आपको कई बार पूछा गया है कि इनमें से कौन सी तहसील इस जनपद में है, इनमें से कौन सी तहसील इस जनपद में नहीं है, इस तरीके के प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कौन कौन सी हैं, डुंडा, भटवाड़ी, मोरी। एक एग्जाम में पूछा गया था मोरी विकास खंड किस जनपद में है। ठीक है, क्योंकि मोरी नाम से उत्तरकाशी में तहसील भी है और अभी हम नीचे देखेंगे मोरी नाम से उत्तरकाशी में विकास खंड भी है। तो मोरी विकास खंड किस जनपद में है पूछा गया था, उत्तरकाशी में। पुरोला, चिन्यानी सौण और बड़कोट ये 6 तहसीलें हैं उत्तरकाशी में। इन 6 तहसीलों के अलावा उत्तरकाशी में 2 उप तहसील भी हैं। ठीक है, 2 उप तहसील कौन कौन सी है, एक है आपकी जोशियाड़ा। ठीक है, जोशियाड़ा नाम क्या है, जोशियाड़ा। ये एक उप तहसील है उत्तरकाशी की, उप तहसील है तो किसके अंतर्गत आती है, ये भटवाड़ी तहसील के अंतर्गत आती है। इतना डिटेल नहीं जाएगा लेकिन आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा एक और है धौंतरी। ठीक है, धौंतरी भी एक उप तहसील है जो डुंडा तहसील है इसके अंतर्गत आती है। ठीक है, तो ये याद रखना है, 6 तहसील है, 2 उप तहसील हैं। ब्लॉक की बात करें तो देखिए वही ब्लॉक हैं जितने आपके तहसील हैं, ब्लॉक भी 6 हैं, तहसील भी आपकी 6 हैं। टॉप 5 सेम है। ठीक है, टॉप 5 ये आपकी तहसील भी है, ब्लॉक भी है। 6ठे नंबर पर जो आपकी तहसील थी वो थी बड़कोट। ठीक है, यहां पर 6ठे नंबर पर जो आपका विकास खंड है वो है नौगांव। बस इतना याद रखना है। ठीक है, कि बड़कोट नाम की तहसील है, नौगांव नाम का ब्लॉक है, बाकी सेम है, वही तहसीलें हैं, वही ब्लॉक है। ठीक है, चलिए, तो ब्लॉक भी 6 है, तहसील भी 6 है। नेक्स्ट है हमारा, गुरु राम राय ने किस वर्ष देहरादून आए थे। ठीक है, इसको कर देना, क्वेश्चन करेक्ट कर देना, गुरु राम राय किस वर्ष देहरादून में आए थे। अब देखिए इसको लेकर कई सारा डाउट है, कहीं पर 1699 भी दिया गया है, कहीं पर 1676 है, आपको 1676 ही याद रखना है। ठीक है, मैक्सिमम जगह पर 1676 इसका आंसर है। 1687 में गुरु राम राय जी का निधन हो जाता है। ठीक है, तो 1699 गलत है, 1676 इसका आंसर सही है। ठीक है, तो गुरु राम राय किस वर्ष देहरादून आए थे, 1676 में। कहा जाता है कि इन्होंने यहां पर आकर गुरुद्वारे की स्थापना करी, जिसका काम चलता रहा और इनकी मृत्यु के 12 साल के बाद जाकर वो पूरी तरीके से बनकर तैयार हुआ, जिसको भव्य रूप बाद में जो माता पंजाब कौर थी उन्होंने दिया था। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। गुरुद्वारा बनकर 1699 में तैयार हुआ था, जिसकी शुरुआत इन्होंने करी थी, लेकिन इनके निधन के 12 साल बाद बनकर वो तैयार हुआ था, जिसको भव्य रूप बाद में किसने दिया था, माता पंजाब कौर ने। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। आए कब थे, 1676 में। इनका निधन कब हुआ, 1687 में। नेक्स्ट है हमारा, देहरादून का प्राचीन नाम क्या था। देखिए देहरादून का प्राचीन नाम था पृथ्वीपुर। पूछा जाएगा पृथ्वीपुर किसका प्राचीन नाम है, देहरादून का प्राचीन नाम है। किस टिहरी नरेश ने गुरु राम राय को 3 ग्राम दान में दिए थे। देखिए गुरु राम राय जब यहां पर आए 1676 में, उस समय यहां पे किसका शासन था, पंवार वंश में कौन राज कर रहा था, यहां पर थे जो फतेहपति शाह थे। ठीक है, और फतेहपति शाह के पास ये गए, इनके पास औरंगजेब का एक पत्र था, क्योंकि औरंगजेब के साथ इनके अच्छे संबंध थे, तो औरंगजेब ने एक पत्र लिखकर दिया था कि इनको यहां पर आप भूमि दे। ठीक है, तो फतेहपति शाह ने इनको 3 गांव दान में दिए थे। आपको याद रखना है किस पंवार शासक ने गुरु राम राय को 3 गांव दान में दिए, वो थे फतेहपति शाह। बाद में जाकर जब प्रदीप शाह शासक बनेंगे तो प्रदीप शाह ने फिर 4 गांव और दान में दिए थे। ठीक है, जो इनके यहां पर जो इनका पूरा काम चला रहे थे। ठीक है, गुरु राम राय जी के जो यहां पर पूरा जो गुरुद्वारे की देखभाल कर रहे थे। चलिए नेक्स्ट है, शाहजहां के किस मुगल सेनापति ने दून घाटी पर आक्रमण किया था। तो देखिए महिपति शाह की मृत्यु के बाद 1635 में महिपति शाह की मृत्यु होती है। उनकी मृत्यु के बाद शाहजहां का जो सेनापति था नवाजत खान, इसके नेतृत्व में मुगल सेना यहां पर हमला करती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। उस समय गढ़वाल की जो पूरी शक्ति थी वो किसके हाथ में थी, यानी कि जो यहाँ पे शासिका है तो रानी कर्णवती यहाँ पर शासन कर रही थी। ठीक है, महिपति शाह की पत्नी थी, पृथ्वीपति शाह की माता थी। क्योंकि पृथ्वीपति शाह उस समय काफी छोटे थे तो उनकी संरक्षिका के रूप में वो कार्य कर रही थी, और उन्हीं के काल में नवाजत खान ने यहां पर हमला किया, जो कि शाहजहां का सेनापति था। ठीक है, रानी कर्णवती ने इसके और इसके सैनिकों की नाक कान कटवा देते हैं, इसीलिए रानी कर्णवती को नाक काटी रानी भी कहा गया। तो ये चीज आपको याद रखनी है।
नेक्स्ट है हमारा 1785 में गुलाम कादिर ने देहरादून क्षेत्र में आक्रमण कर किसे यहां का गवर्नर बनाया था। देखिए 1785 में गुलाम कादिर ने देहरादून पर आक्रमण किया और यहां पर उसने उमेद सिंह को अपना गवर्नर नियुक्त कर दिया। यानी कि उमेद सिंह को यहां पर उसने एक तरीके से आप कह सकते हैं अपना सामंत नियुक्त कर दिया कि तुम मेरी तरफ से यहां पर शासन चलवा। इससे रिलेटेड जो फैक्ट आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत कम चांस से पूछा जाएगा, लेकिन फैक्ट जो आपको याद रखना है वो ये है कि बाद में जब प्रद्युमन शाह गद्दी पर बैठते हैं 1786 में गढ़वाल की गद्दी पर, तो इसी उमेद सिंह के साथ वो अपनी पुत्री का विवाह कर देते हैं और उमेद सिंह को देहरादून का परमानेंट शासक नियुक्त कर देते हैं। बस ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है कि प्रद्युमन शाह ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ किया? उमेद सिंह के साथ। इसकी एंट्री कैसे हुई उत्तराखंड में? तो गुलाम कादिर ने हमला किया था 1785 में, देहरादून का क्षेत्र इसने जीता और इसको यहां का फिर इसने गवर्नर नियुक्त कर दिया। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है हमारा गोरखाओं और प्रद्युमन शाह के मध्य खुड़बड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो देखिए गोरखाओं और प्रद्युमन शाह के मध्य में यह अंतिम युद्ध था जो कि 1804 में हुआ, आपको याद रखना है। ठीक है, 14 मई 1804 को यह युद्ध हुआ था। किस किस के बीच? गोरखाओं और प्रद्युमन शाह के ये बीच हुआ था। इस युद्ध में प्रद्युमन शाह शहीद हो गए थे। ठीक है, यानी कि युद्ध लड़ते लड़ते ही ये मारे गए थे। तो ये भी आपको याद रखना है, पूछा जाता है प्रद्युमन शाह किस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे? खुड़बड़ा के युद्ध में। और ये युद्ध कब हुआ? 14 मई 1804। पूछेगा गोरखाओं ने गढ़वाल पर आक्रमण कब किया? कुमाऊं पे तो इन्होंने 1790 में किया। ठीक है, गढ़वाल पर इन्होंने पहला आक्रमण 1791 में किया था, लेकिन तब ये आगे नहीं बढ़ पाए थे, लंगूरगढ़ की संधि होती है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने गढ़वाल पर 1803 में आक्रमण किया और 1804 में ये अंतिम युद्ध होता है जिसमें ये जीत जाते हैं, प्रद्युमन शाह मारे जाते हैं और गढ़वाल और कुमाऊं दोनों जगह इनका शासन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा और आज का अंतिम प्रश्न है, खुड़बुड़ा का मैदान किस नदी के तट पर स्थित है? देखिए खुड़बुड़ा का मैदान काफी प्रसिद्ध है। यहीं पर जो 1804 का युद्ध लड़ा गया, आपको याद रखना है, उसी युद्ध के बाद गढ़वाल का जो पूरा इलाका था वो गोरखाओं के पास गया था। तो खुड़बुड़ा का मैदान देहरादून में विंदाल नदी के तट पर स्थित है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये जो विंदाल नदी है, ये नदी सिसवा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, जो खुड़बुड़ा का मैदान है विंदाल नदी के तट पर है, लेकिन ये विंदाल किसकी सहायक है? सिसवा नदी की। ठीक है, और सिसवा नदी किसकी सहायक है? सोंग नदी की। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, विंदाल सिसवा की है और सिसवा सोंग की है। सिसवा नदी की एक और सहायक नदी है जो प्रसिद्ध है, जिसका नाम है रिस्पना। ठीक है, तो रिस्पना और विंदाल दोनों की दोनों सहायक नदियां हैं सिसवा नदी की, और सिसवा नदी सोंग नदी की सहायक नदी है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा जो हमारी एक सीरीज है उत्तराखंड में, जिसमें हम उत्तराखंड की जो विभिन्न वन लाइनर पुस्तकें हैं उनके नोट्स को कवर कर रहे हैं, और हमारा आज ये चौथा पार्ट था। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आपके मन में अगर किसी भी प्रश्न को लेकर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, उसका मैं आपको सही आंसर जरूर बताऊंगा। थैंक यू फ्रेंड्स।